हमारा जो ओवरऑल एम है टू सेफगार्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। हमने हेरिटेज को हमेशा एक मुसीबत की तरह देखा है शहर में। आज भी एक बारिश का स्पेल मतवक्को है, कल और परसों भी बारिश का स्पेल मतवक्को है। हमारे ओआईसी कंट्रीज का ज़मीर अभी तक नहीं जागा है। आई थिंक हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। पाकिस्तान में बहुत केपेबल लोग मौजूद हैं। बलूचिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत ने एनएफसी अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा भी दुगना कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खूनी ट्रैक को हाईवे में तब्दील करने का ऐलान। बलूचिस्तान की तरक्की पर तर्जुमान से बात होगी आज। बढ़ती गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी परेशान। लाहौर इंतजामिया का बेज़बान जानवरों और परिंदों के लिए खुसूसी एहतमाम। चिड़ियाघर और सफारी पार्क में गर्मी से बचाव के लिए कौन से अहम इक़दाम उठाए जा रहे हैं, बात होगी आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान की मेजबानी में आलमी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान बहरिया के ज़ेर इंतजाम आयोन्स 21 और 22 अप्रैल को कराची में होगी। आलमी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां कितने मुकम्मल, प्रोग्राम में जानेंगे। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इस्राइली बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 30 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। इस्राइली वज़ीर दिफा का शाम और लबनान की तरह गजा में भी जंग के बाद इस्राइली फ़ौज बफर जोन में मौजूद रहने का ऐलान। इस्राइली जारहियत पर आलमी ताकतें आखिर खामोश क्यों हैं? और 18 अप्रैल शारजा का यादगार छक्का। 1986 में मियादाद का भारतीय टीम को आखिरी गेंद पर छक्का लगाना दुनिया क्रिकेट में अमर कर गया। 39 साल गुजर जाने के बावजूद इस छक्के की गूंज आज भी पड़ोसी मुल्क में सुनाई देती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया सुंदर। मैं हूं सैयद फैसल करीम। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज बहुत ज़बरदस्त हुआ होगा और अगर नहीं हुआ तो हम है ना उसको ठीक बनाने के लिए। तो आज है इस वीक का आखिरी दिन, तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्लान भी कर रहे होंगे। आज कराची वर्सेस क्वेटा भी है, तो वो मैच भी नेशनल स्टेडियम में है। तो लेट्स सी कि 10% क्राउड से 25% क्राउड से आज कितना क्राउड आता है या नहीं। तो चाहिए क्योंकि वीकेंड है, तो वीकेंड पे वैसे ही एक्टिविटी प्लान करते हैं, तो मेरे ख्याल से जरूर जाएं अपनी अपनी फैमिलीज को लेके। फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाता है। एंड आई थिंक के व्हाट आई सेंस टुडे इज आज होगा क्राउड, बट लेट्स सी कि हम इसमें मैच में कितना ठीक हुए नहीं। लेकिन हम प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं इस चीज़ से कि जिसमें वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि जो पेट्रोल की कीमत है उसमें कमी का फ़ायदा दिया जा रहा है बलूचिस्तान को, और इजाफे के बजाय बचने वाली रकम से अहम शाहरा जो है, जो कि कराची का कोयटा शाहरा है, उसकी तामीर की जा रही है। कई सालों से ये शाहरा 1 लेन है और इस 1 लेन का इशू ये है कि इसमें से हैवी ट्रैफिक जब जाती है तो जो छोटा ट्रैफिक है उसके लिए मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने का कहना था कि एनएफसी में बलूचिस्तान का कोटा भी दुगना कर दिया गया है। यही ट्रैक जिसको हमने अभी जिक्र किया, खूनी ट्रैक जिसने 2000 जानें निकली, अब इसको महफूज हाईवे बनाया जाएगा। बिल्कुल, और बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान स्पीड है, ना ही शहबाज स्पीड है और ना ही मोहसिन स्पीड है। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमने कोई अवाम में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया, उसको मेंटेन किया है, और जो कमी जो आ रही थी उसको तोहफा हमने बलूचिस्तान को दिया है। वो बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ है। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम ने इस फैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया है बल्कि खुशी से कबूल किया है, और जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं कि वो कोता अंदेशी है, वो तंग नजरी है। ना ये शहबाज स्पीड है, ना ये मोहसिन नकवी स्पीड है, ये पाकिस्तान स्पीड है। एनएफसी अवार्ड में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसको 100% बढ़ाया गया था। कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है उसको खूनी ट्रैक कहते थे। वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड, इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू फरमाई है वो तमाम तर लोग
जिन्होंने ये शारा इस्तेमाल की है वो तो उसको जानते हैं, वो तमाम तर लोग जिन्होंने ये शारा इस्तेमाल नहीं की है उनकी आसानी के लिए हम अब ये बता सकते हैं कि कराची तक कोयटा एक शारा है और कराची तक चमन ये एक शारा है, दो शाराएं हैं। यानी कि एक जो मेन निकलती है सीधा आप जाएं तो वो कोयटा की तरफ निकलती है और वहाँ से बाएं हाथ ले रहे तो फिर वो चमन की तरफ निकलती है। बीच में जो स्टॉपिंग पॉइंट है वो खुशदार आता है। इसमें कहीं भी डबल लेन नहीं आती है। डबल लेन कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि ये दो सूबों को ये शारा मिलाती है। और जब बात होती है दो सूबों को मिलाने वाली शारा की, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये तिजारत के लिए कितने ज़्यादा आम है, लोग आते जाते। इसके अलावा इलाज की गरज से बहुत सारे लोग कोयटा से कराची जो है वो ट्रैवल करते हैं। और तीसरा इसमें जो इशू है वो आता है सिक्योरिटी मामलात का भी। तो जब तक इसको डबल नहीं किया जाएगा, बाय द वे खुशदार से आगे, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, खुशदार से आगे बहुत सारी जगहों पे काम इस वक्त चल रहा है। एक तो चीज़ है, दूसरी चीज़ ये कराची हैदराबाद की तरह सीधी शारा नहीं है। अच्छा। ये जो है क्योंकि ये पहाड़ी सिलसिले के बीच में ये शारा है, इसलिए एक ये उतराई में कभी है और कभी ये चढ़ाई में है। लग रहा है आपके साउंड से कि आपने काफी बार इस पे ट्रैवल किया है। जी ऑब्वियसली। और फिर उन पहाड़ों पे वो लिखा हुआ भी कई मरतबा कि खतरनाक मोड़ भी है। अच्छा, वो जो टर्निंग्स आते हैं। अब खतरनाक मोड़ है और खतरनाक मोड़ के साथ सिंगल लेन है, तो फिर तो अच्छा, तो वाकई फिर बड़ा डेंजरस है। ट्रेडिशनली कहा जाता है कि भाई अगर कराची तक कोयटा सफर करना है, दिन में सफर कर ले, रात का सफर नहीं रात करें। में भी दिन में इतना डेंजरस है तो दिन में रात में तो इम्पॉसिबल। रात में कितना ज़्यादा डेंजरस होगा ना। तो 2 साल से इस पे काम तो जारी है, दैट आई कैन सेफली से। लेकिन अब इस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो एक काम उठाया है कि जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी उसकी कीमतें बरकरार रखें और उसमें से जो भी अमाउंट है वो उस पर लगाया जाएगा। इस मज़ीद भी बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत अहम है ये गुफ्तगू करना इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए हमारी समंदरी हुदूद की। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम यानी आयोन्स दुनिया भर में एक ऐसा मैकेनिज्म है जो बहरे हिंद के अतराफ बहरी अफवाज और मैरीटाइम एजेंसियों के दरमियान राब्ते का काम करता है। एशिया, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता के दरमियान इलाकाई बहरी और मैरीटाइम स्टेक होल्डर्स को मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने और तजुर्बात का तबादला समेत खुशहाल बहरी माहौल की तामीर के लिए काम करने के लिए इकट्ठा करता है। पाकिस्तान की बात करें तो 2014 से हम इसके मेंबर हैं। इस फोरम में पाकिस्तान की जारी मसरूफियत इसके बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और एक पुरअमन और मुस्तहकम बहरीन के खित्ते को फ़रोग़ देने के अज़्म को वाज़ेह करती है। और रवां बरस पाकिस्तान में भी 21 से 22 अप्रैल तक जो मेज़बानी कर रहा है इसके प्रेपरेटरी वर्कशॉप की, जिस IPW25। तो क्या चीज़ है ये, इसमें क्या कुछ होगा, इसी पे बात कर लेते हैं। आज हमने स्टूडियोज़ में मौजूद किया एक ऐसे मेहमान को जो हमें इस हवाले से तमाम तर ना सिर्फ तफसीलात बताएंगे बल्कि उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट पाकिस्तान नेवी एंड देयर प्रिपेयर्डनेस एज वेल। तो हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर आरिफ रहमान, पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक़ है। कमांडर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। और लेट्स बिगिन आवर कन्वर्सेशन। क्या चीज़ है आयोन्स और किस तरीके से ये काम करती है, हम इसमें क्या रोल अदा कर रहे हैं? First of all, thank you very much for inviting me and giving me an opportunity to speak on this important topic. आयोन्स का जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, ये एक मैरीटाइम फोरम है जिसके अंदर जितनी भी इंडियन ओशन की मैरीटाइम स्टेट्स हैं दे आर पार्ट ऑफ दिस फोरम। ये स्टार्ट हुई थी 2008 में और उस वक्त इसमें तकरीबन 16 कंट्रीज थे जो इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। और फिर इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसमें मुल्क बढ़ते गए एंड वी जॉइंड दिस फोरम। पाकिस्तान से ही इनिशिएट हुआ था? नहीं, ये उस वक्त पाकिस्तान से इनिशिएट नहीं हुआ था। ये बेसिकली इट वाज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन ऑल द मैरीटाइम लिटोरल्स ऑफ द इंडियन ओशन। और जैसे कि आपको पता है कि नेवीज़ जो हैं वो बाकी फोर्सेस से इसलिए थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं और इसका एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है जो कि है आउटरीच। यस। और इट इज़ बिकॉज ऑफ द ओशंस दैट कनेक्ट्स द डिफरेंट मैरीटाइम नेशंस। तो जब आपकी इंटरकनेक्टेडनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है तो जो चैलेंजेस हैं मैरीटाइम के वो भी हमारे मोर और द लेस कॉमन हो जाते हैं, स्पेशली द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट। तो उन थ्रेट्स को कैटर करने के लिए एक फ़ोरम का आगाज़ किया गया
और इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए पाकिस्तान ज्वाइंड इन 2014 एंड देयर आफ्टर वी प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल इन दिस फोरम। जो वर्कशॉप होने जा रही है, थोड़ा सा उसके बाद पाकिस्तान के पास इस बार ये ऑनर है कि हम उसको होस्ट कर रहे हैं। इफ़ यू कैन टेल अस के कौन जो इसके फोरम के तमाम ममालिक आ रहे हैं, कौन कौन से वो हैं और व्हाट इज़ इट गोइंग टू बी? आयोन्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेन इवेंट होता है वो हर 2 साल बाद होता है, जिसे कनक्लेव ऑफ चीफ कहा जाता है। ओके। उसमें जितने भी आयोन्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं और ऑब्जर्वर कंट्रीज़, उसके जो चीफ ऑफ द मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होते हैं, जी। वो पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल दिसंबर में प्रॉबेबली कनक्लेव ऑफ चीफ का इनकाद किया जा रहा है, वो इंडिया में होगा। उससे पहले हर 2 साल के बीच में एक प्रिपरेटरी वर्कशॉप का इनकाद किया जाता है, जिसमें जितने भी एजेंडाज होते हैं जो कि कनक्लेव ऑफ चीफ में डिस्कशन के लिए जाते हैं, उन पे डिस्कशंस होती है और उस पे काम किया जाता है। तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट होस्टिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, इन फैक्ट वी आर होस्टिंग इन ऑन द सेकंड टाइम। हमने 2014 में ज्वाइन किया था और 15 में वी गॉट द ऑनर कि हमने IPW, जिसको आयोन्स प्रिपरेटरी वर्कशॉप कहा जाता है, वो हमने 2015 में भी इसको हमने ऑर्गेनाइज कराया था एंड दिस टाइम इन 2025 ऑल्सो वी आर ऑर्गेनाइजिंग। तो फिर इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हासिल करने से? एक नेवी की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा जाता है नेवल डिप्लोमेसी, और नेवल डिप्लोमेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग द नेशंस टुगेदर। अब जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा कितने ममालिक आ रहे हैं, तो आयोन्स में इस वक्त 34 कंट्रीज़ हैं जो कि इसके मेंबर्स हैं, जिसमें 25 मेंबर्स हैं और बाकी ऑब्जर्वर्स। पाकिस्तान इज़ अ मेंबर। तो इसके अंदर अभी हमें तकरीबन मोर देन 25 कंट्रीज़ हैव कंफर्म देयर पार्टिसिपेशन इन IPW। तो एक फोरम ऐसा जिसके अंदर मोर देन 25 नेशंस के डेलीगेट्स आएंगे, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प अस इन ब्रिंगिंग द कंट्रीज टुगेदर। उसके अलावा a very constructive naval diplomacy, and also to carrying out a way forward to cater the challenges, especially जो हमारे नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं इसमें, उनको कैटर करने के लिए व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, तो उस पर डिस्कशन एक मेरे ख्याल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है। कमांडर साहब, जब भी वी टॉक अबाउट दी थ्रेट्स, इस वक्त कंटेम्प्रेरी दुनिया में जो सबसे बड़ा थ्रेट ऑब्वियसली इट्स टेररिज्म। हमेशा से टेररिज्म को जोड़ा जाता है द बाउंड्री और द लैंड टेररिज्म, बट हमारे देखने वालों को बताइएगा कि जो पानी की गुजरगाहें हैं ये कितनी ज़्यादा थ्रेटन्ड होती हैं, नॉट ओनली बाय टेररिज्म बट स्मगलिंग एंड देन बहरी क़ज़ाक़ वाले मामला। तो मैं चाहूँगा कि इस पे थोड़ा सा बताइए कि कितना बड़ा थ्रेट है ये। आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओशंस एक बहुत वसी डोमेन है, और तकरीबन और इसके साथ जो मुल्क कनेक्ट होते हैं वो भी बहुत एक ह्यूज अमाउंट है। तो चैलेंजेस अब, और दूसरा समंदर इज़ कॉमन फॉर ऑल, इट इज़ नॉट, दे हैव नो बाउंड्रीज। ऑब्वियसली देर आर सम पोर्शन जो कि एक कंट्री के अपनी पानी होते हैं, लेकिन ओवरऑल एक दिस इज़ ओपन फॉर ऑल। तो उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इतने ह्यूज एरिया में इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन। तो उसके अंदर जिस तरह आपने बताया कि आजकल हमारे रीजन में हमारा रीजन इसलिए भी स्पॉटलाइट में आता है क्योंकि ये जो इंडियन ओशन रीजन है, और स्पेशली दिस रीजन, ये एनर्जी रिजर्वायर है पूरी दुनिया का। ओके। क्यों यहाँ से पूरी दुनिया का ऑयल जो गल्फ स्टेट से गुजर रहा है, फिर वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो कि बिल्कुल हमारे नेबर में है, वहाँ से दुनिया का एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ तेल है जो कि जाता है यूरोप, जाता है चाइना, जाता है जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमीज चलती हैं। तो यहाँ पर एनी मैरीटाइम इंसिडेंट, इट विल हैव अ वेरी डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन दी ओवरऑल इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा जो आपने पायरेसी की बात की है, जो ज़्यादातर अफ्रीकन स्टेट के अंदर ये आपने देखा होगा, शुमाली कज़ाक का आपने नाम सुना होगा। अब वो समंदर में उस चीज़ को मेंटेन करना और उस चीज़ को कर्ब करना, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। और पाकिस्तान बीइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ पीसफुल इंडियन ओशन, हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी यही हैं कि हमारा ख़ित्ता एक पीसफुल रहे। यहाँ पर जितने भी मैरीटाइम चैलेंजेस हैं, हम बाकी ममालिक के साथ मिल के इनको कैटर करें और हम अपना एक्टिव रोल प्ले करते रहें बाय नॉट ओनली दिस आयोन्स एज अ फोरम। आपको पता ही होगा, अभी हमने फरवरी में एक अमन एक्सरसाइज कराई, उसके अंदर मोर देन 60 कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड। तो वी आर डूइंग आवर रोल, चाहे वो नेवल डिप्लोमेसी हो, चाहे वो एक्सरसाइजेज हो, या जिस भी फोरम में हमें मौका मिलता है। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा
ये पूरा जो इंडियन ओशन से जितने ममालिक लगते हैं, जैसे कि आपने बताया ऑन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट के पूरी इकोनॉमी फ्लो कर रही है इससे, पाकिस्तान का इस रीजन में कैसा और क्या इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट को हम सेफगार्ड करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये भी। एंड आई वांट टू शॉर्टली आस्क अबाउट आजकल जो बहुत सारे लोग हमारे चले जाते हैं डंकी लगा के, एंड दे गो एंड दे डाई, दैट्स अनफॉर्चुनेट, ठीक है। बेसिकली तो इसको FIA और बाकी सारे देखते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू वाटर्स तो वो कौन सा रूट इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? हम देखते हैं कि जब दीगर ममालिक की नेवीज़ उनको आगे, जब उनके बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने देती है, तो क्या इसमें पाकिस्तान नेवी का भी अमल दखल हो सकता है, या फिर क्या हुक्काम ने कभी नेवी को अप्रोच किया कि सी दिस इज स्लिपिंग फ्रॉम आवर हैंड्स, सो प्लीज़ कम आउट? क्योंकि अब आपकी सर्वेलेंस इतनी है नेवी की कि हल्का सा इधर उधर भी मामला होता है तो आ जाओ जी, सो प्लीज़। ये आपने अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले मैं आपको जो आपने ऑब्जेक्टिव्स की बात की, तो जिससे मैंने बताया कि हमारा जो ओवरऑल एम है टू सेफ गार्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, और दूसरा पीसफुल इंडियन ओशन फॉर ऑल। तो इसके लिए हम जिस तरह मैंने बताया आयोन्स, और आयोन्स एक फोरम हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम जितने भी अपने ऑब्जेक्टिव्स पीसफुल तरीके से एक थ्रू अ डायलॉग हम इसको अचीव कर सकें। और आयोन्स में बस आपको एक छोटा सा एक बात बताऊं कि ये इसका इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फोरम इट इज़ नॉट द इंडियन ओशन नेशंस जो कि इसका पार्ट है, एक्स्ट्रा रीजनल भी जिसमें UK है, साउथ कोरिया है, इस तरह की चाइना है, वो भी आयोन्स का पार्ट है। तो हम नॉट ओनली आयोन्स, अदर फोरम्स भी हमारे हैं जिसमें हम रहते हुए अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हैं। आपने ये जो बात की ह्यूमन स्मगलिंग की, येस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ग्रेव इशू, और इट्स अ वेरी मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस ऑल्सो। पाकिस्तान नेवी अपनी जितनी भी हमारे पास वेयरविदॉल मौजूद है, हम उसको यूज़ करते हुए इस चीज़ को कर्ब करने की कोशिश करते हैं। हमारे जहाज़ हर वक्त पेट्रोलिंग पे होते हैं और एट इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स ऑफ द इंडियन ओशन। और ये जो आपने रूट की बात की है, ज़्यादातर ये मकरान जो कोस्ट है वहाँ से ये होता है। बट हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो कि है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर, बट इट इज़ बीइंग रन बाय पाकिस्तान नेवी, that has the authority, has the role of policing role in the sea. हमारी राउंड द क्लॉक सर्विलेंस है, हमारी राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट है, पेट्रोलिंग है, बड़े जहाज़ों के भी, छोटे जहाज़ों के भी, एयरक्राफ्ट्स के भी, नेवी प्लस पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी। तो हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कर्ब करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन स्मगलिंग बट द नारकोटिक्स, आर्म स्मगलिंग एंड ऑल दीज ट्रांसनेशनल थ्रेट्स। और हमें अप्रोच भी किया जाता है, जिससे आपने कहा, क्योंकि लैंड से अगर चीज़ सी में आ गई तो फिर दैट इज़ आवर डोमेन। तो हम उसमें जो हमें इंटेलिजेंस थ्रू डिफरेंट नेशनल एजेंसीज, जिसमें FIA आपने जिक्र किया, एंटी नारकोटिक फोर्स का आपने जिक्र किया, तो हमें जैसी कोई इंटेलिजेंस मिलती है देन वी रिस्पॉन्ड। ठीक है कमांडर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रेपरेटरी वर्कशॉप। थैंक यू सो मच। तो जनाब ये आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो इस खित्ते का एक बहुत ही अहम बहरी मुल्क है, और पाकिस्तान के लिए भी ये जो पूरा खित्ता है बड़ा ही स्ट्रेटेजिक है। आने वाले सालों में कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग पावर व्हेन इट कम्स टू द पोर्ट्स एंड ऑल थिंग्स, बट उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान का एक पर्सपेक्टिव जो कि पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि एक पुरअमन बहरी मुल्क है, इसके सिलसिले में पाकिस्तान नेवी की जो काविशें हैं वो बिल्कुल भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आज 18 अप्रैल है और 18 अप्रैल को दुनिया भर में सकाफती विरसे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान विरसे के एतबार से अनमोल ज़खायर का हामिल है। ये अजीम खत्ता दुनिया की कदीम तरीन तहजीब महगढ़ से लेकर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, टैक्सला, मुग़ल और बरतानवी तहजीबों का अमीन रहा है, और आज भी इस मुल्क पर इन तहजीबों के असरात नुमायाँ हैं। साथ साथ जिस शहर में हम बैठे हुए हैं यानी कि शहर कराची, यहाँ पे इतना सारा हेरिटेज है, लेकिन उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, हमने कितना ज़्यादा उसको
प्रिजर्व किया है, कितनी ऐसी इमारतें हैं कि जिनको टूटने से बचाया है, इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हेरिटेज एक्सपर्ट मारवी मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मारवी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एंड लोगों को बताते हुए मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मारवी इज़ वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जिन्होंने कराची के हेरिटेज को बचाने के लिए एक मुहिम चलाई हुई है, और इस मुहिम के तहत हर संडे लोग जो हैं उनको आप लोग सैर भी कराते हैं। आई बीन वन ऑफ द बेनिफिशरीज एज वेल मारवी विद आंटी शाहीन। सो लेट्स स्टार्ट विद कराची। मिस मारवी, जब आप कराची में इतवार की सुबह देखते हैं तो आपको लगता है ये तो कराची ही कुछ और है, लेकिन उसके बाद फिर ठेले लगना शुरू होते हैं, एनक्रोचमेंट का सिलसिला शुरू होता है। ये तो हो गई माइक्रो इश्यूज़। नाउ कमिंग टू द मैक्रो इश्यूज़, बहुत सी इमारतें जो कि तवज्जो की मुतलाशी हैं, नहीं होता। व्हाट आर वी डूइंग मारवी? लाहौर कराची का मुकाबला करते हैं तो लाहौर ने अपना अंदरून बड़ा खूबसूरत कर दिया है। कराची अपने साथ ही ये भेदभाव क्यों कर रहा है? हम अपनी इमारतों को महफूज, हम अपने हेरिटेज को महफूज क्यों नहीं करते? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज को एक तरह से हाईलाइट करने के लिए। कराची अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा शहर है जहाँ पे डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ डेवलपमेंट को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। उसमें आइसोलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा अहमियत है बनस्बत कि आप एक ओवरऑल अर्बन प्लानिंग को देखें और एकोमोडेट करें। हेरिटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको अनफॉर्चुनेटली ब्यूटिफिकेशन के साथ एक तरह से सी दिया गया है। उसको कभी भी एक प्रैक्टिकल और एक प्रैग्मेटिक वे में नहीं सोचा गया। अर्बन प्लानिंग के तहत हमने हमेशा ये सोचा है कि अर्बन प्लानिंग या कराची की जो डेवलपमेंट है उसमें हेरिटेज का जो मामला है वो सिर्फ एक रिटायरमेंट प्लान है हर आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर के लिए। अगर कभी ज़िंदगी में शहर के बारे में सोचना हो तो हमेशा वी थिंक अबाउट इट कि उसको मॉडर्नाइज कैसे किया जाए, पर ये कभी नहीं सोचा गया कि हिस्टोरिकल जगहों को एकोमोडेट कैसा किया जाए अर्बन थिंकिंग के तहत। इसी वजह से हेरिटेज कराची का जो है वो एक तरह से लावारिस टॉपिक रह चुका है। उसको हमेशा ऐसा देखा गया है जैसे कि ये एक मसला है, ये बोलने के बजाय कि हेरिटेज एक स्ट्रेंथ है, एक एसेट है, एक टूरिज़्म का हिस्सा है, एक लिविंग मेथडोलॉजी है। हमने हेरिटेज को हमेशा एक मुसीबत की तरह देखा है शहर में। इसी वजह से हेरिटेज के ऊपर कभी कोई वाज़ेह तौर पर अटेंशन नहीं मिली। लाहौर की खासियत यह है कि उन लोगों ने एक अथॉरिटी बना ली है, एक डेवलपमेंट का एक हिस्सेदार उसको बना लिया है। सो वो लोग कभी भी डेवलपमेंट को हेरिटेज के अलावा बात ही नहीं करते, उनको लेके साथ चलना होता है। कराची में अनफॉर्चुनेटली रियल स्टेट का इतना कोई स्ट्रॉन्ग फिनोमिना है कि जो डेवलपर है वो उसको वनरेबल और एज ए डिज़ास्ट्रस प्रॉपर्टी की तरह सोचता है। वो हेरिटेज को उन गरीब लोगों से या उन फैमिली से ख़रीदता है जहाँ पे उनको पता होता है कि हेरिटेज को कम दामों पे लिया जाए। पूरी दुनिया में हेरिटेज हाई प्राइसेस पे बिकता है। हमारा एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे हेरिटेज को कोई अहमियत नहीं दी जाती, शायद इसी वजह से लोग उसको मुसीबत समझते हैं। तो क्यों ऐसा है मारू साहिबा? क्या हम लोगों ने अवेयरनेस नहीं दी है उन्हें? और अगर अवेयरनेस नहीं तो क्यों नहीं दी? क्योंकि ये जो हेरिटेज होती है ये तो एक बहुत ही कीमती असासा होती है। पूरी दुनिया में हेरिटेज को लेकर तो वो लोग सब बड़े पॉजिटिव होते हैं। ज़रा सा कोई पत्थर ईंट इधर से उधर हो जाए, फटाफट उसको जो है वो दोबारा से बनाया जाता है कि ये ख़राब ना हो जाए। हमारे यहाँ तो कोई ना अवेयरनेस है ना उसकी वर्थ है। ऐसा क्यों है? कराची में खुसूसन क्यों अवेयरनेस नहीं दी जा रही? तो देखिए, हेरिटेज की अगर देखा जाए, पेपर वर्क के ऊपर देखा जाए तो पॉलिसी भी है, एंटीक्विटी डिपार्टमेंट भी है, गवर्नमेंट का इदारा भी है, पूरा एक निज़ाम है। मगर जब एप्लीकेशन के ऊपर बात आती है तो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो अपना हाथ बंद करके खड़ा हो जाता है। वो कहता है SBCA मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास ना ही पावर है ना ऑटोनॉमी है, ये हेरिटेज डिपार्टमेंट कहता है। और अगर इसका दूसरा पहलू समझा जाए तो ये है कि ग्रास रूट लेवल पर एक आम इंसान को एजुकेशन नहीं है हेरिटेज के ऊपर। जब एक इंसान ओन करता है हेरिटेज प्रॉपर्टी को तो उसको अपनी ना कोई बेनिफिट्स हैं हेरिटेज ओनरशिप के ऊपर, ना उसको कोई टैक्स के ऊपर एग्जेम्प्ट है, ना उसको कोई मेंटेनेंस के ऊपर पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट से कि वो कहे कि भाई मैं अपनी बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए मुझे फ़ायदे क्या मिलेंगे। तो दोनों टू वे जो मेथडोलॉजी है ना, कि ना टॉप लेवल पर कोई फ़ायदा है
क्योंकि टॉप लेवल पर पावर कहती है कि पावर नहीं है हमारे पास, सारा जो पावर है वो डेवलपर के पास है। और जो जो नीचे ग्रास रूट लेवल पर है वहाँ पे दो किस्म के हिस्सेदार हैं, एक ओनरशिप के कोई बेनिफिट्स नहीं है और ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस नहीं है। तो आप देखा जाए तो पूरे स्पेक्ट्रम में प्रॉब्लम है, और इसी वजह से हेरिटेज जो है वो बड़ा ही एक रप्चर्ड डिपार्टमेंट है कराची की हद तक। अच्छा हमारी हम कराची के नहीं, तूलो अर्ज अगर मैं कराची के हद तक तो हम बात कर रहे हैं, मगर काफ़ी शहर जो कि पहले अर्बन रूरल के लेवल पर होते थे, अब वो वो अब एक खत्म हो प्रॉपर गए अर्बन सिटीज़ हैं। अब जैसे कि सखर, खैरपुर, ये एक बड़े बड़े शहर बन चुके हैं। तो इनके अंदर भी हेरिटेज की बहुत इमारतें हैं बिल्कुल। जिनके ऊपर कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो सिंध ओवरऑल उसके बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हिस्सेदार हैं, जिसमें हेरिटेज एक बहुत बड़ा एक टॉपिक इख्तियार करता है, पर इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। So Mali, what is the issue? Again, coming back to the same question, because it is the most pertinent question, right from Karachi to Sakkar या फिर खैरपुर। मतलब कि खैरपुर जाएं तो वहाँ की रियासत का महल खड़ा हुआ है, सक्कर में भी बहुत सारी इस तरह की एंटिकिटीज़ हैं। इशू इज़ कि क्यों बाकी सूबे कर रहे हैं, क्यों पेशावर ने किला बाला हिसार से लेके बाकी चीज़ों को प्रिजर्व किया, क्यों गिलगित बल्तिस्तान वाले अगर कोई टूरिस्ट आके उनकी बुद्धा कार्विंग पे कोशिश भी करता है हल्का सा चौक मारने की, तो वो उनको लाइन बना के बाहर निकाल देते हैं। और हमारे पार्ट पे क्यों है ये कि हम कराची में पाकिस्तान चौक से लेके और आगे इंटीरियर तक हम इसको क्यों नहीं कर रहे? क्या ये एज अ मेंबर ऑफ प्रोविंस हमारे साथ इशू है? मसला क्या है? या फिर हम उस डेवलपर को ये नहीं समझा पा रहे हैं कि भाई अगर आप इसको टूरिज्म के लिए प्रमोट करें तो दैट कैन ईल्ड यू मोर। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली, बिल्कुल ठीक कहा कि पूरी जब हुंजा में आगा खान कम्युनिटी इतना बड़ा काम कर रही है, इतनी एजुकेशन है कि वहाँ पर आपने तो फिर भी आर्कियोलॉजिकल साइट का एग्जांपल दिया ना। मैं तो आपको कहूँगी कि लेट्स टॉक अबाउट द लैंडमार्क प्लेसेस, जैसे कि वहाँ पे शिगर हो गया, हुंजा फोर्ट हो गया, ये सारी साइट्स जो हैं ये सब वीव होती हैं एजुकेशन लेवल के ऊपर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो कभी भी अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर को सिंध में बहुत ही इंडिपेंडेंटली देखा जाता है। उसको कभी भी स्टिच नहीं किया गया कि भाई डेवलपमेंट के अगर आप हाईवे बना रहे हैं और हाईवे पे लेफ़्ट राइट पर अगर हेरिटेज साइट्स हैं तो आप कभी भी उसको आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, आप उसको वीव करेंगे और आप उसे कहेंगे ये टॉपिक इस टॉपिक के साथ मैरिज करता है, अलग नहीं है। तो अगर जब हम बात करते हैं कि भाई अगर हम मलीर वाले एरिया को डेवलप कर रहे हैं तो हम उसमें देखेंगे कि मलीर रिवर एक हेरिटेज साइट है, मलीर लैंड्स जो हैं वहाँ पे जितनी भी इंडिजिनस एरियाज़ हैं वो भी हेरिटेज हैं, उधर की ज़बान हेरिटेज है। तो इंटेंजिबल टेंजिबल दोनों का मिलाप जो होता है वो डेवलपमेंट के साथ चलता है। तो मसला ये है कि सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही आइसोलेशन की नज़र से देखा जाता है, उसको कभी भी एक वाइडर लेंस की तरह नहीं देखा जाता जिसमें आप कहें कि आज मैं इस जगह को डेवलप कर रहा हूँ तो मैं इसमें हेरिटेज को भी एजुकेट करूँगा, मैं लोगों को भी एजुकेट करूँगा और मैं एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन के तहत इसको पूरे एरिया को एक पूरा मामला बनाऊँगा। तो ये आपको इस बात का इल्म होगा कि खाली रावलपिंडी में 30 से ज़ायद फोर्ट्स हैं, खाली सिर्फ उसी जगह अगर देखें, लेकिन उन तक अप्रोच करना बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि वो नदी नाले तोड़ फोड़ का शिकार हैं, रोड्स बिल्कुल ही टूटी फूटी हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बातों से ये सोच रही थी कि अगर हम खाली उसमें से 3-4 फोर्ट्स ही लेके उनको रेनोवेट करके उन्हें होटल बना दें या उनको विजिटर्स के लिए कर दें तो हमारा टूरिज़्म कहाँ से कहाँ, हम अपने खाली टूरिज़्म के तहत अपनी इस हेरिटेज को प्रिजर्व करके ही काफ़ी अच्छा टूरिज़्म एक्सपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। और उसके तहत आपको सिर्फ ये नहीं होता कि आप एक फोकस जगह को देखते हैं, आप उसकी पूरी इकोनॉमिक फैक्टर को देखते हैं और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखते हैं। ये एक पूरा इको साइकिल होता है। तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ की जाती हैं और देखें ऑन अ कंक्लूजन मैनर इसको ज़रूर देखें कि ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता कि इसमें मेयर या गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें अर्बन प्लानर्स, लॉयर्स, आर्कियोलॉजिस्ट, रिसर्चर्स, एकेडमिक्स सब इन्वॉल्व होते हैं। बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी मेथड है और इसके अंदर कम्युनिटी और सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम
कराची में अगर हम डिफरेंट एरियाज़ को भी अगर हम देखें और उसमें इन्वॉल्वमेंट थ्रू नेबरहुड लेवल पे करें तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। थैंक यू सो मच मारवी साहिबा, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू एंड दुआई कर सकते हैं कि जो कराची के मामलात हैं उनको इस तरह से भी ठीक कर सकें कि कराची इन इटसेल्फ इज़ अ हेरिटेज का ख़जाना। लेकिन कराची के अपने बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे हम आए रोज़ बात करते ही रहते हैं। एक और वाक़या हुआ है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। 3 रोज़ कबल 5 साला बच्ची गुम हुई। अब अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि उसकी लाश लियाकताबाद में नदी से मिली है। वालिदैन ने इस पर एहतजाज किया है और फिर काफ़ी इस पर वावेला मचा है, फौरी इंसाफ का मुतालबा किया है, यकीन दहानी भी कराई पुलिस ने, एहतजाज ख़त्म हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है सामने। तो ये तमाम तर मामला है क्या? हाँ, इसमें से एक चीज़ ज़रूर सामने आई है कि ज़्यादती के शवाहिद मिले हैं और अब ये क्यों ये तमाम बच्ची जो है वो महज 5 साल की है और ये ऐसे वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन इसमें तफसीलात क्या हैं वो जानने के लिए हमारे खुसूसी जो नुमाइंदे हैं मोहम्मद काशान आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम काशान, आप ज़रा डिटेल बताइए, इतना हैबतनाक वाक़या है ये, थोड़ी सी हमें इस पर रोशनी डालिए, इसकी डिटेल्स दीजिए। बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कल हम कवरेज करने भी गए उनके घर पे, उनके वालिद साहब जो है ज़ारो कतार रो रहे थे और उनके वालिद साहब की जानिब से तस्दीक ये की गई है कि बच्ची को मुबैना ज़्यादती के बाद जो है उसके दिल गुर्दे भी निकाले गए, जिस्मानी आज़ा मौजूद नहीं थे। इंतहाई इंसान सोज वाक़या है ये। वहाँ पर उनके मामू भी मौजूद थे और दीगर अहल खाना भी मौजूद थे जो कि ज़ारो कतार रो रहे थे। ज़ाहिर सी बात, इतना बड़ा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है और जब वो वहाँ पर गए, इलाका कोई गुंजान आबाद इलाका था, बिल्कुल कोई जंगल आबाद इलाका नहीं था, सिकंदर गोड का इलाका जो कि शराब गोड के बैक साइड का एरिया लगता है। वहाँ पर पहुँचे और अहले महल्ला भी वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुकाम वहाँ पर आया, फिर उन्होंने वाक़े की तस्दीक करी। जबकि CCTV जो निकाली गई वहाँ पे तो एक खातून को देखा गया जो कि बच्ची को अपने साथ लेके गई है वो। उसके बाद फिर एडिशनल पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया तारिक सैयद, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने मुबैना तौर पर ज़्यादती के शवाहिद जो है वो कह रही हैं कि मिले, जबकि बच्ची के जिस्मानी नमूने जो है वो भी हासिल किए गए तफ्तीश हुकाम की जानिब से। उसकी जी काशान, वालिदैन को भी कहा जा रहा है कि बच्ची के आज़ा जो है वो निकाले गए हैं, तो इसके बारे में जिस तरह आपने भी बताया जी। अब सिचुएशन ये है कि क्या इस इलाके में ये वाक़या इस तरह का पहली मरतबा हुआ है, और अगर पहली मरतबा नहीं हुआ तो क्या हम सेफली ये कह सकते हैं काशान के कोई माफिया है जो इस इलाके में काम कर रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये पहला वाक़या इस इलाके में जो है वो रिपोर्ट हुआ है और कम से कम बच्चे यहाँ पर खेलते रहते हैं। ठीक है, जबकि हम देख रहे हैं कि सोसाइटी का इलाका था ये और तमाम तरफ जो गेट भी लगे हुए हैं। अब पुलिस को देखना चाहिए कि वहाँ पर CCTV कैमरास जो है वो निकालें और चौकीदार की भी जिम्मेदारी बनती है जो कि यार आने जाने वाले पे नज़र रखें। हम उस इलाके में एंटर हुए, पीछे का जो इलाका है बैक साइड का वो थोड़ा कच्ची आबादी इलाका है, जबकि गुलजार हिजरी स्कीम 33 का इलाका लगता है। वहाँ पर इसका मेन गेट है, एग्जैक्ट पॉइंट वहाँ पर है। वहाँ के भी कैमरे चेक करने चाहिए क्योंकि पहले भी कराची में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कराची से बच्चे किडनैप होते थे, उनकी जिस्मानी अज़ा निकाल लिए जाते थे, जबकि जिस्मानी अज़ा निकालने वाली तस्दीक जो इनके वालिद साहब तस्दीक कर रहे हैं इस बात की हतमी तौर पर डॉक्टर्स की जानिब से या पुलिस सर्जन की जानिब से इस चीज़ की कोई तस्दीक नहीं की गई है। जबकि आज जो इसकी हतमी रिपोर्ट जारी होगी उसके बाद उसमें मज़ीद हक़ाइक़ जो है सामने आएंगे कि बच्ची के साथ ज़्यादती के शवाहिद मिलने की तस्दीक इब्तदाई तौर पर पुलिस सर्जन की जानिब से कर दी गई थी, लेकिन जिस्मानी अज़ा निकालने वाली बातें जो गर्दिश कर रही हैं उसकी तस्दीक सिर्फ उनके अहल खाना की जानिब से की जा रही है, हॉस्पिटल इंतजामिया या किसी डॉक्टर की जानिब से नहीं की गई। इस हवाले से वालिदैन से भी यही अपील करते हैं कि अपने बच्चों पर नज़र रखें वो, क्योंकि उस बच्ची की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। 5 साल की एज की बच्ची, वो गेटेड मतलब वो एक कम्युनिटी के अंदर वो बच्ची खेल रही थी और वहाँ पे कैमरास भी हैं, तो अभी तक कैमरास क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए, उनकी CCTV फुटेजेस क्यों नहीं निकाले गए? एतराफ़ के जो CCTV कैमरास हैं एग्जैक्ट पॉइंट के और एंट्रेंस पॉइंट के वो तो पुलिस ने चेक कर लिए, वो भी इतने ज़्यादा वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ब्लड्स कैमरे। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली कराची में ये होता है कि कैमरे तो लगे हुए होते हैं लेकिन उनकी सफाई वगैरह कुछ नहीं होती, उनका लेंस भी साफ़ करना पड़ता है, जाहिर सी बात है। तो ये होता है अगर कैमरा क्लियर होता तो फिर जो खातून अबाई में वहाँ मौजूद थी तो उनकी कुछ शवाहिद लेके नादरा को हम भेज सकते थे, नादरा अगर उनकी वेरिफिकेशन कर सकता था। अब देखें 3 दिन इस वाक़े को रिपोर्ट हो गए लेकिन अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ, ना कोई हुकूमती। सबसे बड़ा ये अमलिया होता है कि वहाँ पर कोई अगर हुकूमती उनके पास कोई ओहदेदार है, इलाके के जिम्मेदार हैं, कोई तो वहाँ दादरसी के लिए पहुँचे। कल वो बेचारे अकेले वहाँ पर बैठे हुए थे, एक जिम्मेदार था कोई इलाके का, वो उनके साथ मौजूद था सिर्फ वहाँ पर। इसके अलावा कोई ना MNA वहाँ पर पहुंचा, ना कोई MPA वहाँ पर पहुंचा। और सबसे बड़ी इसके अंदर ये बात है कि बच्ची के हाथ पर रस्सी से बांधे हुए थे जब उसको वहाँ पर नदी में फेंका गया। चलें काशान, इस खबर पर नज़र रखिएगा, हम आपसे इसकी अपडेट्स उस वक्त भी लेंगे कि जिस वक्त रिपोर्ट ये आएगी। तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है एंड दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड येट। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। जी, ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं।
वेलकम बैक। अब वक्त हुआ जाता है वेदर अपडेट्स का। आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा, ताहम रात के वक्त बालाए खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशेनगोई की गई है। अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, बल्कि इजाफे का इम्कान है। और मिनिमम टेम्परेचर जो एक्सपेक्टेड है कराची में वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 26 और मैक्सिमम जाएगा 37 तक। और उसके बाद आपको लेके चलते हैं क्वेटा की जानिब। तो क्वेटा में आज जो टेम्परेचर है मिनिमम वो होगा 16 और मैक्सिमम जाएगा 33 डिग्री तक। उसके बाद लेकर चलते हैं आपको मुल्तान की जानिब। तो मुल्तान में भी आज गर्म तरीन दिन रहने का इम्कान है। शहर में जो दर्जा हरारत है वो मिनिमम 26 और मैक्सिमम 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। लेकर चलते हैं आपको लाहौर की जानिब। तो लाहौर में भी गर्मी से शहरियों का बुरा हाल है और हीट वेव का खदशा स्टिल बरकरार है। उसके साथ ही मिनिमम टेम्परेचर 25 और मैक्सिमम जाएगा 39 डिग्री तक। उसके बाद लेकर चलते हैं आपको शहर इक़्तिदार यानी कि इस्लामाबाद की जानिब। तो इस्लामाबाद में बादलों का राज रहेगा और उसके साथ साथ टेम्परेचर 23 मिनिमम और मैक्सिमम 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। पड़ोस की बात कर लें वहीं पेशावर की, तो पेशावर में मिनिमम टेम्परेचर 22 और मैक्सिमम 36 डिग्री तक रहने का इम्कान। फैसलाबाद में भी आज गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी, हीट वेव का खदशा वहाँ पर भी बरकरार है। इसके साथ साथ जो दर्जा हरारत है वो होगा मिनिमम 28 और मैक्सिमम जाएगा 43 डिग्री तक। DI खान की बात करते हैं तो स्काई क्लियर रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर 27 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक जाने का इम्कान। गवादर में जबकि क्लाउडी होगा और गवादर में क्लाउड्स के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 25 और मैक्सिमम जो है वो 34 डिग्री तक जाएगा। मरी में जबकि बारिश जो है वो हो सकती है, बादलों का राज और बारिश, मिनिमम टेम्परेचर 17 मैक्सिमम जाएगा 26। मुजफ्फराबाद में गरज चमक के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 डिग्री तक जाएगा। कालाम में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त बादल ज़बरदस्त हैं और बादलों के साथ साथ बर्फ़बारी का भी एक्सपेक्टेशंस हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 7 डिग्री तक जाएगा। और आखिर में बात कर लेते हैं स्कर्दू की। तो स्कर्दू में भी बर्फ़बारी है, मौसम खुशगवार रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर 5 और मैक्सिमम 12 तक जाने का इम्कान। ये थी मुल्क की सूरत हाल मौसम की। आगे मौसम कैसा होने वाला है ये हम जानते हैं अंजुम नज़ीर साहब से, जो कि फैसल से इस वक्त हम कलाम हैं। तो फैसल, ओवर टू यू। जनाब, तो चलते हैं तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब की जानिब। अंजुम साहब, कराची में हीट वेव होने वाली है इस हफ्ते, बहुत गर्मी होने वाली है, प्लीज़ ज़रा बताइए। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, कराची में इतवार के रोज़ से बुध तक जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा। हीट वेव लाइक सिचुएशन डेवलप हो सकती है। टेम्परेचर्स जो हैं वो 41 तक जो है जा सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम 39 से 41 या 42 को भी टच हो सकता है। ताहम हवा में नमी का तनासब इन दिनों में कम रहेगा, लिहाजा महसूस की जाने वाली गर्मी जो है वो ऑलमोस्ट टेम्परेचर के इक्वल होगी। अच्छा अंजुम साहब, आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सोशल मीडिया और जाहिर सी बात है जो सोशल मीडिया पे मिल जाता है उसको हमें ऐसे फॉरवर्ड नहीं कर देना चाहिए। तो आई जस्ट वेंट थ्रू वन ऑफ द पेजेस, उसमें एक चीज़ है वो लिखी हुई है कि जी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक प्रेडिक्टेड इन पाकिस्तान इन नेक्स्ट वीक। इसमें क्या सदाकत है, अगर तो कोई है? बात मैं आपको बड़ी क्लियरली बता दूं कि अर्थक्वेक की जो है वो फोरकास्ट अभी तक दुनिया के किसी भी हिस्से में पॉसिबल नहीं है। अर्थक्वेक को जो है आप कुछ 1 से 2 मिनट पहले वो लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पे बैठकर जो है वो वेव्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अदरवाइज दुनिया में अभी कहीं भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अर्थक्वेक को बिफोर टाइम जो है प्रिडिक्ट कर सके। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। और आपने कराची का भी बता दिया। और हाँ, आप गुज़िश्ता रोज़ जब आपसे बात हुई थी तो आपने इस चीज़ का भी बताया था कि हेल स्टॉर्म एक मरतबा फिर 2 दिन तक है इस्लामाबाद पिंडी में। सो द थ्रेट रिमेन्स। जी देखें, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर, गलियात, मरी या अपर पंजाब बशमूल पोटोहारगंज, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक वगैरह में आज भी एक बारिश का स्पेल मतवक्को है। कल और परसों भी बारिश का स्पेल मतवक्को है। एक बात आप जहन में रखिएगा कि इस्लामाबाद को जो एक इंसिडेंट हो चुका उसमें जो एटमॉस्फेयर की मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिलीज हो चुकी है। जैसा कि हमने देखा परसों इस्लामाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 36 था, जबकि गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में टेम्परेचर 31 था। तो आप ये देखें कि टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 5 डिग्री फॉल हुआ
तो उस तरह की सिचुएशन तो नहीं बनेगी, ताहम लेकिन थोड़ी आंधी हल्की गरज फुल्की चमक हो के साथ सकती है। बारिश के ठीक है, इम्कानात जरूर थैंक यू मौजूद सो मच। रहेंगे। अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, और वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। ये मनाजिर जो इस वक्त आप देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट के हैं, और ऑस्ट्रेलिया निजात एक पैरामेडिक हैं कि जो गए थे गज़ा, वहाँ आंखों देखा हाल उन्होंने बताया। अपने जो ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म हैं उनसे वो एक नहीं कई मरतबा अपील कर रहे हैं कि वहाँ मरती इंसानियत की खातिर कुछ करें, और ये कहते हुए जब ये पहुँचे हैं, इसको कहते हैं इंसानियत के इंसानियत अभी ज़िंदा है कहीं ना कहीं। सवाल है उन 56 इस्लामी ममालिक पे कि वो ज़िंदा हैं कि नहीं। फ़िज़ाई हमले हों, ज़मीनी हमले हों। एंड बाय द वे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग ऑन द लेटेस्ट ऑन गाज़ा, और इस वक्त 10 मिनट पहले की जो इस वक्त लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि इस्राएली फ़ौज ने एक पूरा का पूरा ख़ानदान वाइप ऑफ कर दिया है। 10 लोग थे उस फैमिली के, उन 10 के 10 को इस्राएली फ़ौज ने मार दिया है। खान यूनिस में ये वाक़या पेश आया है, विच अगेन लीड्स टू वही बात कि अब हम जब भी सवाल करते हैं ना इस पर सोनिया, हम ये सवाल करते हैं क्लीशे कि आलमी ज़मीर कहाँ है। आलमी ज़मीर फ्रांस में भी जाग रहा है, आलमी ज़मीर ऑस्ट्रेलिया में भी जाग रहा है। सवाल अब ये बनता है कि मुस्लिम ज़मीर कहाँ है। साबिक़ सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, सुबह बखैर। सुबह बखैर सर। इट एक्स मी अपडेटिंग यू एज वेल कि 10 मिनट पहले का ये मामला है कि एक फैमिली खान यूनिस में, और उसको उन बाकी बहुत सारी फैमिलीज़ की तरह भी वाइप ऑफ कर दी गई है, इस सफ़ाई हस्ती से मिटा दी गई है। इसराइली जो फ़ौज है उसका जुल्म ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डॉक्टर साहब, हम साल पहले तक तो 2 रियासती हल की बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग अमेरिका, 2 स्टेट्स की बात कर रहा था, लेकिन अब तो 2 स्टेट्स की भी बात नहीं हो रही है। What does Israel and America, led by Trump, wants from this strait? पहली तो बात यह है कि आपने ज़मीर की बात की। ये हकीकत है कि हमारे OIC कंट्रीज़ का ज़मीर इस मामले में वो अभी तक नहीं जागा है। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी जुल्म बर्बरियत चल रही है और जुल्म सितम चल रहा है, और चंद लम्हे पहले भी एक ख़ानदान के 10 अफराद को उन्होंने जाँ बहक कर दिया, शहीद कर दिया। ये तो तसलसल जारी है। 51,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया गया। 1948 में उनको धकेल के सुकेड़ के तकरीबन 556 शहरों को मसमार करके उन्हें धकेला गया, जहां अभी गाजा, और उससे पहले 67 के बाद मजीद धकेल दिया गया उनको, 67 की जंग के बाद। तो वो सारे के सारे कंसंट्रेशन कैंप जैसे एक माहौल बन गया। कंसंट्रेशन कैंप के बाद अब वो क्यों कह रहा हूँ कंसंट्रेशन कैंप, क्योंकि उन्होंने इजरायलियों ने सिक्योरिटी के लिहाज से चारों तरफ से घेरा किया हुआ था। हर चीज चेकिंग के बाद जाती थी गाजा में पहले भी, और बाकी इसका वेस्ट बैंक का तो है ही उनके पास टोटल सिक्योरिटी। तो कहने का मकसद ये है कि ये सिलसिला रुका नहीं, थमा नहीं, ये जारी है सिलसिला। और अब जो अक्टूबर 2023 से सिलसिला शुरू हुआ है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती है, क्योंकि ये जो 51,000 अफराद शहीद हुए हैं, इसमें दुनिया में मिसाल नहीं होती है कि 600 के करीब मस्जिदें शहीद हो जाएं। दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है कि किसी पूरे के पूरे इलाके, पूरे के पूरे फ़लस्तीन की टेरिटरी में 90-95% के करीब जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो मसमार होके बिल्कुल खंडरात बन जाए। कहीं नहीं सुना गया कि तकरीबन 35,700 बच्चे और ख्वातीन जो हैं उनको शहीद कर दिया जाए, जर्नलिस्ट 209 को शहीद कर दिया जाए। 412, ये परसों की बात है कि UN ओचा के सरबराह, जो कि मेरे साथ, हम एक साथ थे अक़वाम मुत्तहिदा में जब मैं वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के साथ तैनात था, उनका बयान है, फिलिपो लेज़रानी, उनका बयान है कि हमारे जर्नलिस्ट के अलावा जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं 412, उनको भी इन्होंने जहां बका। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो 2 मार्च के बाद इन्होंने एक ब्लॉकेट किया, और मैं बताता हूं कि उसका मकसद पसे पर्दा उनके जहन में क्या बात है, उन्होंने उसकी अक्कासी की हुई है। तो 200 जो इन्होंने 2 मार्च के बाद ऐसा ब्लॉकेट किया है कि 12 के करीब सरबराहान मुख्तलिफ
NGOs की और एड एजेंसीज के एक साथ बैठकर मुख्तलिफ नस्ल, मुख्तलिफ जुबान, मुख्तलिफ मुल्कों के वो सरबराहान हैं जो कि NGO चला रहे हैं, यानी कि एड पहुंचाते हैं दुनिया में ज़रूरतमंदों को और कसम पुरसों को। तो वहाँ उन्होंने अब बता रहे हैं कि हमारे पास तो अब कुछ है ही नहीं, अब तो ये जो मजीद चंद दिन रह गए हैं उसके बाद तो जीरो वहां लोगों के पास खुराक हो जाएगी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं कि ट्रंप का बयान क्या था और रिवेरियन ऑफ अरेबिया क्या है, वो हम सारों ने डिस्कस पहले किया हुआ है। नाजरीन के लिए थोड़ा सा उसको एक दफा उसका अयादा कर लेते हैं कि देखें, आफ्टर ऑल कोई तो बात है कि दुनिया भी खामोश, वो तो जियोपॉलिटिकल मामला हो गया क्योंकि एक ताकतवर मुल्क है उसके साथ एक दूसरा ताकतवर मुल्क मिलके जुड़ गए हैं। उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क बिछा लिया है जिसकी गमबाजी की गई है जॉन मीर शाइमर के किताब में इजरायली लॉबी। उसमें ये सारा जो मैं बता रहा हूँ बड़ी तफसील से एविडेंस के साथ उनको बयान कर दिया गया है कि किस तरह उन्होंने जकड़ लिया है दुनिया के निज़ाम को। उसमें गल्फ कंट्रीज से कोई मुबर्रा नहीं है, तो उसकी वजह से ना OIC के इजलास में हम इस काबिल भी नहीं है कि हम उनके कहें कि जी हम बाइकाट करते हैं आपके मसनूआत का। हम इस काबिल चले, हमें इतनी ताकत नहीं है OIC कंट्रीज में कि हम कहें कि हमारी फिजाओं से आप नहीं गुजर सकते। ये जो तकरीबन 90,000 टन आप बम और बारूद मार रहे हैं इन फलस्तीनियों पर और मार चुके हैं और मजीद कर रहे हैं, हमारे पास इतनी ताकत भी नहीं है कि अपनी फिजाओं से हम न गुजरने दें, जो कि इंटरनेशनल कानून है। आप अपनी फिजाओं पर पाबंदी लगा सकते हैं, अपनी जमीन की गुजरगाहों पर तो हम तो इस काबिल भी नहीं रहे। तो अब रहा सवाल कि सिर्फ अपने ही मुल्क में जुलूस जलसे निकाल के अपने ही प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा के उसमें तो फलस्तीनियों को कोई रिलीफ नहीं मिलने लगा। फलस्तीनियों को रिलीफ मिलेगा जिस तरह के कानून दिया हुआ है। अगर कानून की वो बात कानून में ही ताकत दी हुई है, उसी कानून के तहत OIC कंट्रीज अपनी ताकत, जायज ताकत का इस्तेमाल कर लें। मुझे मालूम है कि लड़ नहीं सकते, जायज ताकत का इस्तेमाल कर लें, तभी काफी कुछ उनको इस्तेफादा मिल सकता है। जी, अभी आपने OIC की भी बात की और अक़वाम मुत्तहिदा, तो एक तरफ OIC, एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा और एक तरफ यूरोपीय यूनियन, मगर इसराइल किसी को भी खातिर में नहीं ला रहा है। अब दौरान जंग इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने जंग के बाद भी गज़ा में फ़ौज के रहने का ऐलान किया है। उनके इस बयान को या इस ऐलान को आप कैसे देखते हैं? नहीं तो उनके तो शुरू से आप देखें कि उसके एक नहीं मुतवातर कई बयान दिए गए हैं कि हम हमास को किसी सूरत में नहीं देखना चाहते हैं। चले, हमास को इस हद तक भी राजी कर लिया है अरब कंट्रीज ने कि भाई आप इसकी जो टेरिटरी का आप जायज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थे, आप उससे भी हाथ उठा लो। वो उससे भी तकरीबन तैयार हैं कि हम हाथ उठा सकते हैं, लेकिन वो रिलीफ तो दें फलस्तीन को। यहां तक तो मजबूर कर दिया गया है। एक आखिरी मज़ाहमत रह गई है जो कि होतीस की है, वो मुज़ाहमत भी ख़त्म करने के चक्कर में है। हालांकि मेरी तैनाती रही है यमन में कोई 3.5 साल तक का, अक़वाम मुत्तहिदा के मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूं। मुझे मालूम है कि कितने सख्त जान है होती, और वो तो आखिरी दम तक लड़ने वाले लोग हैं। तो उनको भी आज भी जब हम बात कर रहे हैं, आज से चंद घंटे पहले अब से उन्होंने उनके तेल के उन बंदरगाहों पर बम्बार्डमेंट किया है कि उनको भूखा प्यासा मारें, वो उनके सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज बंद करें। तो ये आखिरी मज़ाहमत रह गई है फेवर में पूरी दुनिया के मुकाबले में होती। सिर्फ कह रहे हैं कि हम तो कुछ हमारा इसमें कोई फायदा नहीं। आपने यमन की बात की ना, तो उसको भी अपडेट करते चले, नाज़रीन को बताते चले कि अगेन कुछ 45 मिनट पहले कुछ 38 लोग यमन का जो इलाका है रास ईसा पोर्ट, वहाँ पे मारे गए हैं। कौन मार रहा है जी? US मिलिट्री कैरिड आउट मिसाइल स्ट्राइक। तो नाउ द प्रॉब्लम इज डॉक्टर साहब कि मुझे उस शख्स की सदाएं गज़ा से याद आ रही हैं जो कि चीख के मलबे पे खड़ा होकर कह रहा है कि आई एम नॉट द फर्स्ट वन, ये मामला मुझ पे नहीं रुकेगा। ये उस वक्त हुआ था कि जिस वक्त अटैक शुरू हुआ था आफ्टर 7 अक्टूबर, और उसके बाद से लेकर अब तक हम देख रहे हैं इसको यमन को भी लपेट में ले लिया, दीगर शाम को लपेट में ले लिया, लेबनान को लपेट में ले लिया, ईरान को अपनी लपेट में लेने की कोशिश की। सो द इशू इज डॉक्टर साहब कि
एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमें समझ ले। ओआईसी इज अ बिगर पर्सपेक्टिव, लेकिन चले ओआईसी को एक तरफ भी रख दें और इस खित्ते के ही वो ममालिक के जो अफेक्ट हो रहे हैं उनके दरमियान भी कोई यूनिटी नजर नहीं आ रही। सो व्हाट इज द कॉज? इज इट जस्ट द इकोनॉमिक स्ट्रैंग होल्ड जो कि मुस्लिम ममालिक के इस खित्ते पे है, या फिर मामला कुछ और भी है? economic stranglehold, and then backed by the full power. You might have heard that so many leadership from US, they say कि Israel is US and US is Israel. So जब तक इजराइल के वो बहरी बेड़े वहां खड़े रहेंगे, जब तक यूएस के बहरी बेड़े वहां खड़े रहेंगे, जब तक यूएस इजराइल के बिहाफ पर एक्शन लेता रहेगा, स्ट्राइक करता रहेगा, तो एक ताकत भी है और जाहिर है इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग होल्ड तो है ही है, वो अपनी जगह पे उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन इस ताकत के जरिए अब होतीस को ही देख लें कि उन्होंने एक आवाज उठाई है फलस्तीनियों के खिलाफ कि आप उसकी ब्लॉकेड खत्म कर दें। हम खत्म कर देते हैं मामला, क्योंकि अगर ब्लॉकेड जायज है तो जारी रखें, अगर ब्लॉकेड नाजायज है, देखें भूख और प्यास को कभी भी वेपन ऑफ वार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये दुनिया के सामने तसलसल के साथ वेपन ऑफ वार मौत रक्स कर रही है। हॉस्पिटल जो है वो मुर्दे खानों में आखिरी हॉस्पिटल जो रह गया था उसको इन्होंने इतवार के दिन, पिछले इतवार के दिन, कुछ चंद दिन पहले, 6-7 दिन, 5 दिन पहले उन्होंने उसको भी बम्बार्डमेंट कर दी। अब वहां कोई हॉस्पिटल ही नहीं रहा कि जिसमें कि कोई आदमी, तो जाहिर है वो मौत खाने, वो मुर्दा खाने बन गए सारे। तो ऐसी सूरत हाल, अब तो मातम करते करते भी लोगों के हाथ दुख गए हैं और आंसू बहाते बहाते भी उनके आंसू खुश्क होते जा रहे हैं। पता नहीं हम दुआओं में हमारे क्या, मैंने तकरीर सुन रहा था, वहाँ एक हमारे बड़े फाजिल मेंबर हैं इसमें नेशनल असेंबली में, उन्होंने बड़ी सच्ची और बड़ी उम्दा बातें की और उन्होंने बताया कि जी किस तरह हम लोग सो रहे हैं और जितने वहाँ हमारे फ़लस्तीन भाई मारे गए हैं उससे ज़्यादा तो हमारे पास यहाँ लोग हैं जो दुआएं कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं कि क्या हमें हमारी किन गुनाहों की खता है कि मुसलमानों की दुआएं भी कबूल नहीं हो रही है। दुआ उस वक्त कबूल होती है जब आप उसके साथ कोई दवा करें। हम उसके साथ अगर ओआईसी के आर्टिकल 8 और 9 के तहत इजलास बुला के ये नहीं कर सकते कि भाई आप ये नहीं करोगे तो हम आपसे तिजारत नहीं करेंगे, ये तो आपका हक बनता है, इसमें तो कोई आपको डंडा नहीं मार रहा है। Absolutely. लेकिन वो भी हम नहीं कर सकते। सिर्फ मजम्मत और मजम्मत पे मजम्मत, यही बेचारे। आपको मैं बताता चलूं अंदरूनी बात, हमारे बहुत सारे ब्रदर मुल्क ओआईसी के वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इजराइल और धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो रहा सवाल कि जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर उसमें पाकिस्तान जैसा मुल्क, फिर डॉक्टर साहब फिर उसमें हम इसको ऐसे ही समअप कर सकते हैं ना, बकौले शायर वो देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। साथ हैं और डॉक्टर जमील ने आखिर में ये बात बिल्कुल ठीक कर दी कि जब तक हम इनके इकोनॉमिक स्ट्रैंग होल्ड, इनके माशी शिकंजे से नहीं निकलेंगे, हम सिर्फ एहतजाज और अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की हद तक ही रहेंगे। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। वेलकम बैक जनाब। एक खुशखबरी के साथ हम ये सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं कि अब प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर इजाफी टैक्स नहीं पड़ेगा। हुकूमत ने रियल एस्टेट पर 3% एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जुलाई में फाइल्स पर 3% और नॉन फाइल्स पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद की गई थी, जो कि किसी भी प्लॉट की पहली बार फरोख्त पर वसूल की जाती थी, लेकिन अब ये 10 माह बाद ड्यूटी वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। और एफबीआर के ज़राए का कहना है कि अब दोनों कैटेगरीज को ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया, जिसके लिए एफबीआर ने समरी वफाकी काबीना को अरसाल कर दी है, जिसके बाद मज़ीद प्रॉपर्टी की मार्केट में तेज़ी आने का इम्कान है। तो इससे मज़ीद क्या असरात होंगे ऑन द मार्केट, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद हसन बख्शी, चेयरमैन आबाद। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। तो एक अच्छी चीज़ है, मुझे याद है कि पिछले साल जब ये चीज़ हो रही थी तो नॉट ओनली फ्रॉम द रियल एस्टेट सेक्टर लेकिन दीगर जगहों से भी बहुत सारा ह्यू एंड क्राई था, बट इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का, हाउसिंग मिनिस्टर का एक मुस्बत फैसला है जिससे उन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम की है
अगरचे ये एक्साइज ड्यूटी मुख्तलिफ प्रोविंसेस में और इंक्लूडिंग आबाद ने कोर्ट में चैलेंज की हुई थी इस ग्राउंड पे कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी उस चीज़ पे लगाई जाती है जिसका कंजम्पशन यूसेज डिस्करेज करना हो, जैसे अल्कोहल है, जैसे सिगरेट है। सो ये हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर उस कैटेगरी में नहीं आता, बट अच्छी बात है फेडरल गवर्नमेंट ने रियलाइज किया और इसको खत्म किया। प्राइम मिनिस्टर ने एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसका मैं भी मेंबर हूँ और आज भी है वो, और उसमें रिकमेंडेशन एक तो ये थी कि एफईटी खत्म की जाए। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त 14 से 16% प्रॉपर्टी की ट्रांसफर पे टैक्स है फाइलर पे, और 36 से 38% नॉन फाइलर पे टैक्स है। सो ये बहुत बड़ा एक कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, अगरचे इसमें बेशतर टैक्स एडजस्टेबल है। सो हमने फेडरल गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट की थी, यूनानिमसली रिकमेंड किया था उस टास्क फोर्स ने कि ये जो ट्रांसफर पे टैक्सेस हैं इसको कम किया जाए, क्योंकि ये एडजस्टेबल है। तो आजकल के हालात में लोगों के पास लिक्विडिटी नहीं होती, तो वो इतने पैसे फंसाएं और फिर इंतजार करें एफबीआर के रिफंड का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो चीजें भी जब होंगी और हमारा कारोबार, हमारी ट्रांजैक्शन रीजनली कंपेटिटिव होगी। यानी देखिए, रीजन में जो ट्रांसफर कॉस्ट है वो 4 से 5% है। रीजन में गिनता हूँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई और दीगर हमारे जो मुल्क हैं। सो लिहाजा हमें भी कंपेटिटिव बनना पड़ेगा, और इस तरह की जो जेन्युइन चीजें हैं जो पिछले 2-3 साल से इंडस्ट्री को बहुत चैलेंजिंग पोजीशन में ले आए थे। मैं अगरचे ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि देखिए, इस इंडस्ट्री से 72 अलाइड इंडस्ट्री वाबस्ता है। इस इंडस्ट्री से 10 मिलियन लोग रोजगार पाते हैं, जो कि हाईएस्ट नंबर है पाकिस्तान में आफ्टर एग्रीकल्चर। इस इंडस्ट्री में खरीदार भी पाकिस्तानी है, बनाने वाला भी पाकिस्तानी है, बेचने वाला भी पाकिस्तानी है। जिस जमीन पे ये मकान, दुकान, फ्लैट बनते हैं ये भी पाकिस्तानी है। और न सिर्फ ये, बल्कि जो रेमिटेंस पाकिस्तान में आता है उसका भी 52% इसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होता है, क्योंकि हर एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होती है कि अपने मुल्क में, अपने प्रोविंस में, अपने शहर में अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने बीवी बच्चे भाइयों के लिए एक घर होना चाहिए। सो ये वो इंडस्ट्री है जिसको मदर इंडस्ट्री कहा जाता है। सो अगर ये इक़दामात गवर्नमेंट करेगी तो ये इंडस्ट्री सर्वाइव हो सकेगी, वरना ये सिर्फ एफईटी से ख़त्म करने से वो रिजल्ट नहीं आएगा जो फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि ट्रांजैक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देखिए, इसके लिए आपको एक ऐसी पॉलिसी करनी पड़ेगी जिसमें मैं कहता हूँ जो टास्क फोर्स ने रिकमेंड की और यूनानिमसली रिकमेंड की, और मैं आपको जानकर खुशी होगी उसमें फेडरल हाउसिंग मिनिस्टर भी मेंबर हैं, उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी मेंबर हैं, उसमें हमारे ये भी मेंबर हैं, चेयरमैन एफबीआर भी मेंबर हैं, और उसमें मैं भी मेंबर हूँ, और दीगर हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग भी मेंबर हैं। सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, वो हमारी अगर तजावीज़ इन्होंने IMF ने कबूल नहीं की, तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद टेकअप करनी चाहिए ये IMF बोर्ड के साथ, और इसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये घर कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है, और इससे बहुत लोग वाबस्ता भी हैं। हसन साहब, फेडरल एक्साइज ड्यूटी तो माफ़ हो रही है, मगर सवाल यह है कि फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के चक्कर में जो है ना, वो अक्सर लोग घबरा जाते हैं, और वो कैसे अपनी प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं? क्योंकि अभी आपने कहा ना कि लोग तो चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें, अपना घर बनाएं, हर इंसान की ख्वाहिश है कि अपना घर होना चाहिए, तो फिर वो किस तरह से आगे इस तरह फॉलोअप करेगा? यही हमारा कहना है एफबीआर को और फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, दुबई भी ग्रे लिस्ट में था, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट लिस्ट में आ गए। तो आपने अपने लोगों को कारोबार करने की, खरीदो फरोख्त करने की आसानियां करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं करेंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट समझती भी है कि हमें लोगों को आसानियां क्रिएट करेंगे तो ही लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, वरना देखिए ना, गोल्ड की कीमत रोज बढ़ती जा रही है। अगर जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में हो रहा है उसका तो कोई रोजगार उससे क्रिएट नहीं हो रहा,
उससे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं जनरेट हो रही, उससे कोई टैक्स रेवेन्यू नहीं आ रहा है। सो हमने एफबीआर को ये गुजारिश की थी कि जैसे ही अगर आप सबको अलाउ पाकिस्तानियों को कर दे प्रॉपर्टी लेना, और जैसे ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराए उस वक्त आप उनको एक लेटर लिखें, मुबारकबाद का भी लेटर लिखें कि आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, हम खुशामदीद कहते हैं, आप अपनी सोर्सेज ज़रा हमसे शेयर कर दें। सो सब, और जो नहीं कर सकेगा आप उसको टैक्स फाइलर बनाएं। अगर जो टैक्स फाइलर है लोगों को वेलकम करें आने के लिए टैक्स नेट में, रादर देन इतना खौफ और हिरास फैला दें कि लोग, जैसा कि अभी मैडम ने कहा, खरीद और फरोख्त ही बंद कर दें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है हसन बख्शी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इसमें इस खबर के कुछ पहलू और भी हैं, वो भी हम अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहते हैं। और वो ये है कि इसके दो मामला थे, एक इसके लीगल मामला थे, यानी कि जो रियल स्टेट है वो आफ्टर द अमेंडमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो गया था, और ये जो एक्साइज ड्यूटी जो लग रही थी दैट वाज फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो एक ये भी इशू था, और दूसरा ये इशू था कि जितना हुकूमत ने पिछले साल इसको बजट में डालने पे स्पेकुलेट किया था कि इससे टैक्स की मद इतनी आएगी, तो वो नहीं आ सकी। सो ये दो मामला थे कि जिसकी वजह से फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर को अब जो प्रॉपर्टी है जब वो पहली बार उसको सेल कर रहा होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, उस पर ये नहीं देना होगा। अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, दिन अच्छा गुजर रहा होगा। गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, हमें तो बहुत ही लगी है, और हीट वेव जो है वो आपको पता है ना, अब इसमें सिर्फ इंसान नहीं मुतासर हो रहे, वो जानवर भी मुतासर हो रहे हैं। एब्सोल्युटली ऐसा ही। और अप्रैल में बढ़ने वाली गर्मी, जहां हम सभी लोग मुतासर हो रहे हैं, वहीं जानवर भी बहुत शदीद परेशान हैं। बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर इंतज़ामिया ने गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र जो वहाँ पे जानवर मौजूद हैं, लाहौर ज़ू में, सफारी पार्क में और दीगर शहर के जो आम चिड़ियाघर वगैरह हैं, वहाँ पे खुसूसी इंतज़ाम किया जा रहा है जानवरों के लिए। जानवरों के सेल में कूलर्स और बर्फ़ के ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं, सायादार जगह बनाई जा रही हैं, सफाई का खुसूसी जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। इसी बारे से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है वर्ल्ड लाइफ एक्सपर्ट डॉक्टर उस्मा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग उस्मा साहिबा। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। जी उस्मा साहिबा, एक चलें बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है वाइल्ड लाइफ के लिए, जहां हम सारे इंसान इतना परेशान है गर्मी से, वहाँ जानवरों की भी हालत जो है वो बेचारे बेज़बां हैं, बोल नहीं सकते। एक ये भी चीज़ है, और डॉक्टर उस्मा ये ये भी चीज़ है कि हम जब अभी कह रहे थे कि सफाई के खुसूसी इंतज़ामात, सफाई के खुसूसी इंतज़ामात क्या होंगे? सफाई के इंतज़ामात होते हैं, आपको सफाई करनी होती है, सफाई नफ्स ईमान है। तो सेम गोज़ फॉर इनके लिए भी ना। माई क्वेश्चन इज़ के जो कूलर नस्ब कर देना, कुछ तस्वीरें इसमें एसी भी लगाया गया, उसमें से एक तस्वीर जो कि ज़ेरे गर्दिश थी उस्मा साहिबा, और वो ये थी कि ग्रीन शेड लगाया गया है और सामने ग्लास है। डज इट मेक्स एन ओवन फॉर द एनिमल? ऐसा तो नहीं है? देखिए उसके आई एग्री विद यू, लेकिन जो है ग्रीन शेड्स जो है वो वैसे उनका कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से फिर आपका इंक्लोजर बच जाता है अगर उसके आगे ग्रीन शेड है, तो उस तरह उसका कूलिंग इम्पैक्ट है। बट ये है कि इफ़ द इंक्लोजर इज़ वेल वेंटिलेटेड, तो फिर जो आप रहे हैं उस तरह नहीं होगा। सो जो इंक्लोजर्स हैं कुछ जो के सामने ग्लास फ्रंटेड हैं, तो वो पीछे से उनमें बहुत वेंटिलेशन है, सो उस तरह वो कॉम्पनसेट हो जाता है। बट सर्टनली हैविंग अ ग्रीन क्लॉथ हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट। सो गर्मियों में जो ख़ास तौर पे आपको इंतज़ाम करना है, उसमें से जो की है वो यही है कि आपने शेडेड एरियाज जो हैं वो इंक्लोजर के इंक्रीज़ करने, डायरेक्ट सनलाइट को आप लोगों ने ख़त्म करना है ताकि वो हीट अप ना हो। तो इस तरह की मिस्ट फैंस इज़ अनदर थिंग विच इज़ समथिंग आई हैड रिकमेंडेड टू द ज़ू। लेकिन कूलर्स वो हमेशा लगाते हैं, आइस ब्लॉक्स जैसे आपने बताया। सो इस तरह की वो एडिशंस कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मुझे ये एक चीज़ लाजमी पूछनी है कि ये जानवर जो अपने नेचुरल हैबिटाट में जब होते हैं, जंगल में हैं, बयाबान में हैं, सवानास में हैं या ट्रॉपिकल्स में हैं, वहाँ ये इनका मैकेनिज़्म क्या होता है साहिबा कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इनकी इन्नेट कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं? व्हाट डू दे डू? और क्या हम एज ज़ूलॉजिस्ट या फिर
एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जू, क्या हम वो स्टडी करके उनको वो वाला माहौल फराहम करते हैं? बिकॉज एक सीमेंट का ब्लॉक लगा देना और उसके नीचे शेड दे देना, उनके जो नेचुरल हैबिटाट में जब वो खुद से अपनी इंस्टिंक्ट से वो शेड जब करते हैं, तो उसमें इसमें क्या फ़र्क होता है और क्या वी आर क्वालिफाइड फॉर दैट? Okay, I'll take your last bit first. Yes, Yeah. we are qualified. I think हम underestimate करते हैं, पाकिस्तान में बहुत capable लोग मौजूद हैं। और दूसरा ये कि जो animals होते हैं ये captive born है। So wild जो आपने बताया, it's a reference, it's a very good reference जिससे हम inspiration लेके कोशिश करते हैं कि replicate किया जाए। But ये है कि जो captive born animals होते हैं वो उस माहौल से एडजस्ट होते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, और वो दैट्स व्हाई दे कैन अडेप्ट इजीली। और कैप्टिव जो एनिमल्स होते हैं उनकी यूजुअली काफ़ी, नॉट इन ऑल द केसेस बट मोस्टली, उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो वाइल्ड से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो उनकी केयर बेहतर होती है। तो ये एस्पेक्ट्स हैं। बट ये कि जो वो आपने कहा वाइल्ड में वो कैसे अडेप्ट करते हैं, वो यही होता है कि वो अपने एक्टिविटी पैटर्न्स को एडजस्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो लायंस हैं उनको, वो कभी ब्रॉड डे लाइट जब सन एट इट्स पीक है तो हंटिंग पे नहीं जाएंगे, वो या तो बहुत सुबह हंट करेंगे या शाम को करेंगे। तो इस तरह वो अपनी एक्टिविटी पैटर्न्स को अडेप्ट करते हैं। और ज़ू में भी यही कोशिश की जाती है कि जानवरों को दोपहर के वक्त खाना ना डाला जाए, या तो उनको सुबह सुबह डाला जाए या फिर शाम को, उनके हैबिट्स के ताकि वो अकॉर्डिंगली। active की तरह। जी, जी। जैसे उसमें साहिबा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे साइबेरियन हस्कीज़ हो गए, या इस तरह के जानवर, हम ज़ू में वुल्फ्स हो गए, जो कि गर्म इलाकों के ही जानवर हैं और हम उनको रखे हुए होते हैं कराची ज़ू में, लाहौर ज़ू में, या कहीं पे भी। सो वो जानवर हैं जो कि हैं ही एक सर्दी के हिस्से के। तो हम थ्रू आउट द ईयर, हमारे यहाँ सर्दियाँ तो नाम की ही सर्दियाँ होती हैं ना, वो उन सर्दियों का मुकाबला तो नहीं कर सकते। तो वो वाले जो जानवर होते हैं, फिर उनको थ्रू आउट द ईयर आप लोग किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं, कैसे केटर करते हैं? क्या उनके लिए वो वाली सहूलियात मैसर सारा साल रहती हैं? जो हस्कीज तो खैर वो these are dogs, right? Yeah. But अगर मैं आपको एग्जांपल्स उसकी दूं, फॉर एग्जांपल बेयर, ब्राउन बेयर हिमालयन। में आया था जो कि देवसाई का है, जी। और बहुत सक्सेसफुली यहाँ पे बहुत अरसा रहा भी था। तो वो यूजुअली हमारे पास जूज में रेस्क्यूड एनिमल्स आते हैं जिनको किसी कलंदर से या किससे रेस्क्यू किया है, और उनकी काफ़ी हालत ख़राब होती है, कोई ब्लाइंड होते हैं, क्लॉज रिमूव होते हैं। तो जूज आर ऑल्सो सपोर्टिंग द रेस्क्यूज ऑफ एनिमल्स, जो कि एक रेगुलर प्रैक्टिस है, जिससे लोगों को ये इम्प्रेशन जाता है कि वो एनिमल तो बहुत ही जू ने ख़राब हालत में रखा हुआ है। लेकिन वो ख़राब हालत जानवर की इसलिए नहीं हुई होती कि जू मैनेजमेंट ख़राब होती है। वो जिस हालत में जू के पास आया होता है, बिकॉज वो एक रेस्क्यूड एनिमल होता है, तो वो थोड़ा उसकी बिहेवियर थोड़ा सा ऑड होता है। लेकिन एनिमल्स जो हैं, एज आई सेड, ज़्यादातर कैप्टिव बोर्न है, दे एडजस्ट। और समर विंटर की जो मैनेजमेंट है जूज में, बेशक शॉर्ट लिव्ड विंटर है, उसको उसके हिसाब से ढाला जाता है। यहाँ पे ब्लो हीटर्स भी लगाते हैं ये विंटर्स में, और उसको फिर चेंज करते हैं, और समर्स में फिर वो ज़्यादा वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं, वैसे उसमें शेड्स साहिबा जो वो है अपना WWF जो है, उनका जो स्टैंडर्ड है एनिमल्स को रखने के लिए या रेस्क्यू करने के लिए, या जो एटमॉस्फेयर वो फराहम करते हैं, वर्ल्ड वाइड मैं बात करूँगी, और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो क्या पाकिस्तान उस स्टैंडर्ड के ऊपर उतरता है? क्या वो WWF के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है यहाँ पर? लेकिन WWF तो वी वर्क विद द एनिमल्स इन द वाइल्ड, सो हम तो नेचर कंजर्वेशन इन नेचर करते हैं। लेकिन WWF एंडोर्स करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरिया, जिसको वाजा कहते हैं। तो हमारे कुछ जूज और कुछ इनक्लोजर्स, जूज नहीं मैं कहूँगी, कुछ इनक्लोजर्स इन ऑल जूज, वो वाजा के स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं और कुछ नहीं करते। तो और हमारा कोई जू भी
वाजा जो एसोसिएशन है वर्ल्ड की, उसका मेंबर नहीं है। सो उसकी यही वजूहात हैं कि हमारे ओवरऑल वो स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होते जो कि रिक्वायरमेंट है, प्लस देयर इज़ अ फी अटैच्ड टू बीइंग अ वाजा मेंबर। So I do suggest, I think through your platform also, कि हमें वाजा का मेंबर बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत इट्स एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म जिससे नॉलेज एक्सचेंज होती है और आप सीखते हैं, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। और दूसरा ये सो वी नीड टू एस्पायर टूवर्ड्स दैट, और उसके लिए यस वी नीड टू इम्प्रूव आवर और उसमें फिर ये भी है कि फिर कभी और आपको जहमत भी देंगे टू टॉक टू यू अबाउट आर वी इन फेवर ऑफ जूस कि या फिर हमें सफारीज की तरफ जाना चाहिए। चलिए जाते जाते कुछ बात हो जाए फिल्म नगरी की। रवां हफ्ते जो टॉप 5 फिल्म्स ऑन द नेटफ्लिक्स हैं उसमें नंबर 1 पे है द गार्डनर, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बेसिकली दिस इज़ वेब सीरीज़। दूसरे नंबर पे जनाब अली अगेन एडोलेसेंस, जिसके हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं। तीसरे नंबर पे है क्रेविंग द हंटर, चौथे नंबर पे ब्लैक मिरर, और पांचवें नंबर पर माय फेवरेट जुमंजी द नेक्स्ट। किसकी फेवरेट नहीं है जुमंजी? वैसे बच्चे बड़े सभी जुमंजी के, मेरे ख्याल से नंबर 1 पे आ जाएगी अभी 2 दिन और वीकेंड आ गया तो नंबर 1 पे होगी मे बी बट आई डाउट, बिकॉज द गार्डनर जो है वो एक बहुत ही थ्रिलर भी है और एक बहुत ज़बरदस्त सा कॉन्सेप्ट है। आपने इतनी तारीफ की है तो इस वीकेंड मैं ज़रूर देखूंगी गार्डनर, और मंडे को बताऊंगी आपको कि कैसी लगी मुझे। और जुमंजी तो किसने नहीं देखी? हाँ, राइट फ्रॉम तीस की मूवी टिल नाउ, जो उसके 2 पार्ट्स आए हैं। चलें इसी के साथ आपसे इजाज़त लेने का वक्त बिल्कुल। और वैसे आज जुमे का दिन है तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, अपना रखना है बहुत ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त, मंडे को होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।